मैंने हिम्मत बांधी और पहली भैंस के पास बैठ गया। मेरी हरकतों में कल के मुकाबले में ज्यादा रवानी थी और दूध भी पहले से बेहतर निकल रहा था। हुमैरा खामोशी से खड़ी मेरा काम देखती रही और आखिरकार बोली, बहुत खूब, तुमने वाकई तेजी से सीख लिया है। इस दिन के बाद से दूध दोहना मेरे रोजमर्रा के मामूलात का हिस्सा बन गया और हर गुजरते दिन के साथ में न सिर्फ इस काम में महारत हासिल करता गया बल्कि घर के दूसरे छोटे मोटे कामों में भी दिलचस्पी लेने लगा। ये छोटी छोटी तब्दीलियां मेरे और मेरे खानदान के ताल्लुकात को भी मजबूत बनाती गई। अम्मी की मुस्कुराती हुई तस्वीर, सहा की हल्की सी चिड़चिड़ाहट और हुमैरा की हौसला अफजाई सब मिलकर इस नए दौर का आगाज थी जहां हर फर्द एक दूसरे का सहारा था। और मैंने ये सबक सीखा कि जिंदगी के बड़े सफर की बुनियाद ऐसे ही छोटे छोटे कदमों पर होती है जो आपस में जुड़े होते हैं और एक खूबसूरत दास्तान तश्कील देते हैं। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। सुबह की ठंडी हवा और शाम के सुनहरे वक्त में बाड़े की दीवारों के अंदर दूध दोहने की आवाज एक नए मामूल का हिस्सा बन गई थी। मैं अब न सिर्फ भैंसों का दूध दोहने में माहिर हो चुका था बल्कि बकरियों को चारा डालना, उनके पानी का ख्याल रखना और बाड़े की सफाई तक के काम भी मेरे जिम्मे आ गए थे। हुमैरा अब ज्यादातर मेरे साथ बैठकर गुपशप लगाती या फिर कोई गाना गुनगुनाती रहती, क्योंकि उसे मालूम था कि अब काम मेरे हाथों में महफूज है। एक दिन वो बोली कि भाई, तुमने तो वाकई हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। अब मैं बेफिक्र होकर घर के दूसरे काम काज पर ध्यान दे सकती हूँ। एक शाम जब मैं आखिरी भैंस का दूध दो रहा था तो हुमैरा ने अचानक खामोशी तोड़ते हुए कहा कि तुम्हें पता है कामरान के बारे में मेरी क्यों हिचकिचाहट थी। मैंने अपना हाथ रोका और उसकी तरफ देखा। इसकी आंखें कुछ गुमसुम थीं। वो बोली कि इसकी नंद फरहा बहुत तंग करती है। वो चाहती है कि मैं हर वक्त घर के कामों में जती रहूं और बाहर निकलूं ही ना। मैंने कहा कि तुमने ये बात अम्मी से क्यों नहीं कही। उसने सर हिलाया और बोली कि कही तो दी थी, लेकिन अम्मी कहती हैं कि बेटी ऐसे ही होता है, सब कुछ सह लेना पड़ता है। मगर मैं सोचती हूँ कि क्या वाकई सब कुछ सह लेना पड़ता है? क्या जिंदगी सिर्फ दूसरों की मर्जी के मुताबिक गुजारनी होती है? मैंने इस वक्त कोई जवाब न दिया, क्योंकि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन इसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। मैंने सोचा कि हुमैरा जैसी खुश मिजाज और हंसती खेलती लड़की के अंदर भी ऐसे सवाल हैं जो उसे परेशान करते हैं। मैंने दूध दोहना जारी रखा और बोला कि तुम्हारी मर्जी सबसे अहम है, तुम्हें जो सही लगे वही करो। इसने एक गहरा सांस लिया और मुस्कुरा दी। शायद इससे मेरी बात में तसल्ली की कोई झलक नजर आई हो। इसी दौरान सहा की शादी का मसला भी सामने आया। इसका रिश्ता शहर के एक खानदान में तय हुआ। अम्मी बहुत खुश थी, लेकिन हुमैरा के चेहरे पर अक्सर फिक्र के बादल छाए रहते। एक दिन मैंने इससे पूछ ही लिया कि बाजी, तुम्हें क्या फिक्र है? वो बोली कि सहा तो शहर चली जाएगी, तुम भी एक दिन पढ़ाई के सिलसिले में बाहर चले जाओगे, फिर ये घर, ये बाड़ा, ये सब काम कौन संभालेगा? मैं ने कहा कि मैं यहीं रहूंगा, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने मेरा हाथ थामा और बोली कि तुम अच्छे भाई हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। सहा की शादी के बाद घर का माहौल थोड़ा सा बदल सा गया। एक रौनक कम हो गई, लेकिन हुमैरा और मैंने मिलकर घर के तमाम कामों की जिम्मेदारियां बांट ले। अम्मी अब कमजोरी महसूस करने लगी थी, इसलिए हम दोनों ने उनसे ज्यादातर काम अपने जिम्मे ले लिए। ये मुश्तरका जिम्मेदारियां हमें और करीब ले आए। हम इकट्ठे बाजार जाते